Hello everyone, I Ankit Day welcome you all to another episode of KD Nays. No doubt पिछले कुछ समय से लगातार हमारे एपिसोड्स को आप देखते हुए आ रहे हैं और फीडबैक देते हुए आ रहे हैं। ऐसे फीडबैक्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने अलग नए सेशंस में। आने वाले दिनों के कुछ पेपर्स लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं बैंकिंग सेक्शन से। IBPS PO 26 नवंबर से और IBPS क्लर्क आने वाले महीनों में हमें देखने को मिलेगा। कुछ और वैकेंसीज लाइक DSSB की वैकेंसी और कुछ CHSL की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स भी हमसे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे केस में ऐसे सारे एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स को हम अपने शो में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए पेपर और पेन को उठा लीजिए ताकि नए सेशंस में यानी हमारे इस सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आप जॉट डाउन भी कर सके। हमारे सेशन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी आपकी क्वेरी आपको लगता है जो चीज आपको पूछनी चाहिए, ऐसी क्वेरीज को आप हमसे कमेंट सेक्शन पे लिख के पूछ भी सकते हैं। ऐसी क्वेरीज को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने नए एपिसोड्स में। तो ऐसे क्वेरीज को भी हमें आप जरूर शूट करिए ताकि हम ऐसी क्वेरीज को भी रिजॉल्व करके मैक्सिमम लोगों को ऐसी चीजों के बारे में भी अपडेट कर सके। नो डाउट आपकी क्वेरी हो सकता है भारत में बैठे हुए कई स्टूडेंट्स की क्वेरी सेम हो, इसलिए ऐसी क्वेरीज को साथ ही लिखना जरूर मेंशन करें। यूट्यूब चैनल पे कमेंट ऑप्शन पे आप ऐसी क्वेरीज को लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे अपने एपिसोड को, हमारे पहले सेगमेंट दैट इज नेशनल न्यूज के साथ। नेशनल सेगमेंट की जो हमारी पहली न्यूज है वो है भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एक वेब पोर्टल, सौभाग्य वेब पोर्टल, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं saubhagya.gov.in पे। गौरतलब है कि ये वेब पोर्टल बनाया गया है भारत सरकार की उस योजना के अंतर्गत जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में दैट इज इन रूरल एरियाज या फिर शहरी क्षेत्र के जो गरीब परिवार हैं उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के पर्पज से। तो बैक इन सितंबर 2017, इस साल ही 25 सितंबर 2017 को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सौभाग्य स्कीम को लॉन्च किया था, जिसका एक मैं फुल फॉर्म आपको मैं बताऊं तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य स्कीम थी। और ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम मानी जा रही थी भारत सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के उन विलिंग लोगों को जिनके घरों तक अभी तक बिजली नहीं पहुंची है और अर्बन एरियाज के या शहरी क्षेत्रों के उन गरीब परिवारों को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का टारगेट रखा गया है दिसंबर 2018 तक। तो दिसंबर 2018 तक भारत सरकार के द्वारा इन एरियाज में फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का टारगेट है सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत। और इसी स्कीम के लिए जो वेब पोर्टल लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा वो है सौभाग्य वेब पोर्टल, जिसको एक्सेस किया जा सकता है saubhagya.gov.in के द्वारा। अगर मैं सौभाग्य स्कीम के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बताऊं तो सौभाग्य स्कीम को लॉन्च किया गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 सितंबर 2017 को। और इस स्कीम में जो बजट अलॉट किया गया था वो था लगभग 16,500 करोड़ का। और इस सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत सारे उन घरों में विलिंग हाउस होल्ड्स जो कि रूरल एरिया से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, या तो फिर पुअर फैमिलीज इन अर्बन एरियाज जो कि शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवार हैं, जहां पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड कराने की बात की गई है। लगभग 4 करोड़ घर ऐसे हैं देश में जिन तक अभी तक बिजली पहुंचाई नहीं जा सकी है सरकार के द्वारा। तो उन लगभग 4 करोड़ घरों में दिसंबर 2018 तक बिजली पहुंचाने का जो टारगेट लिया गया है वो है हमारे सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत। और जो नोडल एजेंसी काम करेगी जो कि इस पूरे स्कीम को ऑपरेशनलाइज करेगी थ्रू आउट द कंट्री, उस नोडल एजेंसी का नाम रखा गया है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड दैट इज REC। तो REC को एक नोडल एजेंसी बनाया गया है जो कि इस स्कीम को ऑपरेशनलाइज करेगी पूरे देश में और दिसंबर 2018 तक उन 4 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाने का टारगेट लेगी। आइए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट की अगली न्यूज की तरफ। तो जो नेक्स्ट न्यूज है नेशनल सेगमेंट से वो है 14 नवंबर 2017 को देश के रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोजेक्ट सक्षम। प्रोजेक्ट सक्षम रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया एक कॉम्प्रिहेंसिव
नेशन वाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कि विद इन 1 ईयर रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर काम करने वाले हर डिपार्टमेंट के हर एक एम्प्लॉय को ट्रेन करने के उद्देश्य से काम करेगा। अगर मैं प्रोजेक्ट सक्षम के व्यू पॉइंट या उसके मोटिव की बात करूं तो ये इम्पार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रही है, ट्रेनिंग को इम्पार्ट करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी और स्किल को और बढ़ाने के पर्पज से उठाया गया कदम है। आने वाले दिनों में रेलवे के हर सेक्शन के हर एक कर्मचारी को 1 साल के अंदर अंदर अलग अलग ड्यूरेशंस में, अलग अलग टाइम पीरियड्स में बुला के इस तरह से ट्रेन किया जाएगा, जिससे वो आने वाले चैलेंजेस, रेलवे डिपार्टमेंट के आने वाले चैलेंजेस को प्रॉपरली हैंडल कर पाए। सारे एम्प्लॉइज को कैटेगराइज किया जाएगा इस साल 31 दिसंबर से पहले तक, और अगले साल 2018 में 9 महीने के अंदर अंदर हर एक एम्प्लॉय को अलग अलग टाइम पीरियड्स के दौरान ट्रेन किया जाएगा, उन पे स्किल इम्पार्ट किया जाएगा। अगर मैं प्रोजेक्ट सक्षम की बात करूं और उसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो बढ़ते हुए रेलवे नेटवर्क और नई नई ट्रेनों के एडिशन और हाई क्वालिटी सर्विसेज के इंट्रोडक्शन की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि रेलवे एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, जिससे कि ये सुपीरियर और अच्छी रेलवे सर्विसेज को कस्टमर्स तक पहुंचा सके, डिलीवर कर सके। और इस ट्रेनिंग को 2 तरीके से रखा गया है, या तो ये ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होगी जिसमें एम्प्लॉयज़ को रियल टाइम इन्वायरमेंट में चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, या तो वो फिर क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे जो कि रेलवे ट्रेनिंग सेंटर्स में बुलाकर एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाएगा। तो आने वाले टाइम में 2018 में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में रेलवे अपने सारे एम्प्लॉयज़ को इस प्रोजेक्ट सक्षम के अंतर्गत अलग अलग तरीकों से ट्रेन करेगी, और रेलवे ये भी इंश्योर करेगी कि रेलवे का एक एक एम्प्लॉय इस प्रोजेक्ट सक्षम के द्वारा इसका लाभ उठा सके और इसकी वजह से इसको बेनिफिट मिले। आइए बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट के अगली न्यूज की तरफ। तो ये न्यूज आ रही है जम्मू कश्मीर के रईसी डिस्ट्रिक्ट से, जहां पे रेलवे ने जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जो कि चिनाब नदी पे बनाया जा रहा है, और ग्राउंड लेवल से जो इसकी ऊंचाई है वो 359 मीटर है। तो इस पुल का जो मेन आर्क है उसको रेलवे ने लॉन्च कर दिया है, और इसके साथ ही साथ ये पुल अब फुल्ली ऑपरेशनल हो गया है। तो इस तरह से और ऐसा करने के बाद रेलवे जम्मू कश्मीर वैली में जो कनेक्टिविटी के दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा चुकी है, और इस मेन आर्क के साथ इस पुल पे हेवी लोड्स के ट्रांसमिशन को लेके भी जो एक एडवांसमेंट है वो माना जा सकता है। और अब ट्रेनों में कश्मीर वैली में ट्रेनों के थ्रू हेवी लोड्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मैं इस आइकॉनिक ब्रिज की कुछ खासियत के बारे में बात करूं तो ये रिवर चिनाब के जो लेवल है, रिवर लेवल से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और ये अगर मैं बात कर लूं तो ये 1.3 किलोमीटर लंबा है, और इसको बनाने में लगभग 1250 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अगर मैं इस ब्रिज की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल लिंक देगा बनिहाल और कटरा डिस्ट्रिक्ट के बीच में, जो कि उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला सेक्शन ऑफ द कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट में आता है। तो बनिहाल और कटरा डिस्ट्रिक्ट को जोड़ेगा, और ये 111 किलोमीटर के स्ट्रेच को कम कर देगा ये ब्रिज। तो आप ये 111 किलोमीटर के स्ट्रेच को कम करने के लिए और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज माना जा रहा है, और इसको हम फ्लैगशिप मान सकते हैं उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक का। तो उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक के लिए एक फ्लैगशिप आप पुल मान सकते हैं, ब्रिज मान सकते हैं इसको। और कटरा और बनिहाल ये इन डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करेगा, ऊंचाई 359 मीटर अबव द रिवर लेवल, और ये 111 किलोमीटर स्ट्रेच को कम करते हुए, और ये 1.3 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस ब्रिज के लिए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और रेलवे ने इस ब्रिज के जो मेन आर्क को ऑपरेशनल कर दिया है, और इसके साथ ही साथ अभी कश्मीर वैली को कनेक्ट करने के दिशा में एक अच्छा कदम माना जाएगा, जिससे हेवी लोड्स का ट्रांसमिशन भी पॉसिबल हो पाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अपने अगले सेगमेंट दैट इज इंटरनेशनल न्यूज की तरफ।
इंटरनेशनल न्यूज में जो हमारी पहली न्यूज है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दैट इज WEF के द्वारा जारी की गई ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इस इंडेक्स में दुनिया भर के 144 देशों को शामिल किया गया और उनके प्रोग्रेस को देखते हुए, जिसमें जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ते हुए उनके कदम और उनके द्वारा उठाए गए प्रयासों को देखते हुए एक लिस्ट तैयार की गई और उस लिस्ट में जो भारत को स्थान मिला है वो है 108th पोजीशन। 108वां स्थान मिला है भारत को 144 देशों की एक लिस्ट में। लास्ट ईयर अगर मैं इस लिस्ट में जो भारत की पोजीशन थी वो अगर देखूं तो वो 87th पोजीशन थी और इस साल वो 21 स्थान नीचे गिरकर 108वें पोजीशन पे खड़ा है। 144 देशों की इस लिस्ट को जो टॉप किया है वो है यूरोपियन कंट्री दैट इज आइसलैंड। तो आइसलैंड ने इस पूरे 144 देशों की लिस्ट को टॉप किया है और भारत को मिला है 108वां स्थान। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किए गए लिस्ट के बेसिस की बात करूं कि किस बेसिस पे इन देशों को रैंक किया गया है, तो ये कुछ डायमेंशंस थे जिन पे इनको रैंकिंग मिली है। वो है वुमेन्स का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, वुमेन्स को प्रोवाइड की जाने वाली अपॉर्चुनिटी, वुमेन के द्वारा अटेन किया गया एजुकेशन लेवल, उनके हेल्थ और सर्वाइवल की कंडीशन और या तो उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ बेसिक्स हैं, डायमेंशंस हैं जिनके बेसिस पे ये पूरी लिस्ट को निकाला गया है। और अगर मैं बात कर रहा हूं तो इंडिया की पोजीशन जो खराब हुई है उसका ये है रीजन कि जो इधर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है पिछले एक साल में वुमेन का इस नेशन वाइड इकोनॉमिक पार्टीशन है वो कम हुआ है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनका कम हुआ है और बाकी के देशों में इन दिशाओं में काफी अच्छे कदम उठाए गए हैं। तो ये हमारे लिए एक चिंता की बात हो सकती है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की रैंक पूछी जा सकती है या तो ये पूछा जा सकता है कि किस कंट्री ने इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को टॉप किया है। तो दैट कंट्री इज आइसलैंड एंड इंडियाज रैंक इन दैट लिस्ट इज 108th। इंटरनेशनल सेगमेंट की जो हमारी अगली न्यूज है वो है एपेक समिट का वेन्यू और वो है वियतनाम। एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये 21 देशों की एक ग्रुप ऑफ नेशंस हैं, 21 देशों का एक कंबाइंड आपका एक ग्रुप है और इसका जो समिट है वो इस बार वियतनाम के डा नांग नामक स्थान पर रखा गया था। वो वेन्यू था इस समिट का और वियतनाम ने दूसरी बार एपेक समिट को होस्ट किया। तो 2017 का एपेक समिट, एपेक दैट इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ग्रुप ऑफ 21 नेशंस, और इसका जो समिट हुआ वियतनाम में। और अगर इस समिट के मैं मोटिव की बात करूं या आपका जो मेन थीम था उसकी बात करूं, क्रिएटिंग न्यू डायनामिज्म एंड फॉस्टरिंग अ न्यू फ्यूचर, तो ये एक आपका सारे जो देश हैं उनके बीच में एक प्रॉपर एक अकॉर्ड बनाने की कोशिश की गई, उनके बीच में एक प्रॉपर ट्यूनिंग बनाने की कोशिश की गई इकोनॉमिक फ्रंट पे। और अगर मैं बात करूं एपेक नेशंस की, तो एपेक नेशंस जो पैसिफिक ओशन से के किनारे या तटवर्ती जो देश हैं उनका एक ग्रुप है और जो पैसिफिक ओशन के जो तटवर्ती देश हैं जिसमें एशिया के जो कंट्रीज हैं उनका जो भी कनेक्शन होता है दूसरे महाद्वीपों के बीच में के साथ, तो उन देशों का एक समूह है ये। तो 21 देशों का समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जितने भी कोस्टल कंट्रीज हैं एशिया के जैसे कि जापान, वियतनाम, फिलीपींस, ये सारे के सारे देश शामिल हैं। 21 कंट्रीज हैं इसके अंतर्गत और इनका जो समिट हुआ वो इस बार वियतनाम के डा नांग नामक स्थान पर हुआ। अगर मैं एपेक नेशंस की थोड़ी सी अगर मैं उनकी खासियत बताऊं या उन पर कुछ प्रकाश डालूं, तो ये एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है 21 पैसिफिक रिम नेशंस का, और ये जो इकोनॉमीज हैं ये फ्री ट्रेड को प्रमोट करती हैं। मतलब ये आपस में जो फ्री ट्रेड है उसको प्रमोट करती हैं और कोई भी इन्हें टैक्सेस नहीं देना पड़ता। गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसीज उनके लिए काफ़ी फ्री हैं। तो फ्री ट्रेड एशिया पैसिफिक रीजन में प्रमोट करता है और ये जो 21 मेंबर कंट्रीज हैं ये कलेक्टिवली ये वर्ल्ड ट्रेड का 50% अमाउंट कंट्रीब्यूट करती हैं और जितना भी वर्ल्ड जीडीपी है उसका 57%। तो वर्ल्ड जीडीपी का 57%
जीडीपी ये इन 21 देशों से आता है, और जो दुनिया का जो ट्रेड है उसका 50% ट्रेड है वो एपेक नेशंस के थ्रू आता है। अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूं तो 1989 में एपेक नेशंस को एस्टैब्लिश किया गया था, और ये एशिया पैसिफिक रीजन्स की जो इकोनॉमीज हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनके बीच के फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ये बनाया गया था। और एपेक नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो भी पूछा जा सकता है, तो एपेक नेशंस का हेडक्वार्टर इज इन सिंगापुर। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली सेगमेंट की तरफ जो है बैंकिंग। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी पहली न्यूज की तरफ, जो इस सेगमेंट की सबसे पहली न्यूज है वो है एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ने रिसेंटली एक टाई अप किया है सिडबी बैंक के साथ। इस न्यूज को आगे बढ़ाने से पहले जान लेते हैं एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक क्या है। एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की शुरुआत इसी साल अप्रैल 2017 में हुई और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया जयपुर में। बताना चाहूंगा एयू से पहले स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का मतलब क्या। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स एक स्पेशल काइंड ऑफ बैंक्स हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ नचिकेत मोर कमेटी, जिस बैंक का बेसिक जो फंडा था या जो बेसिक टारगेट था वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इस कैटेगरी में दो बैंक्स बनाए गए थे ऑन द सेम रिकमेंडेशन ऑफ नचिकेत मोर कमेटी, एक था पेमेंट बैंक और दूसरा था स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऐसे बैंक्स हैं जिनकी मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ रखी गई थी और जिनका काम था पब्लिक से डिपॉजिट और लोन दोनों के लिए पब्लिक से डील करना। लेकिन इनके ऊपर एक बाउंडेशन है, वो क्या कि जितना भी ये लोन देंगे एक दिन में, जितने भी नंबर ऑफ लोन्स देंगे उस टोटल नंबर में से 50% ऑफ लोन 25 लाख से कम होने चाहिए। मतलब क्या बोलना क्या चाह रहा हूं कि अगर एक बैंक दिन में 50 लोन देगा तो उसके जो 50% यानी 25 नंबर ऑफ लोन्स, वो 25 नंबर ऑफ लोन्स ईच एंड एवरी लोन विल बी लेस देन 25 लाख ईच। तो इस बैंक की शुरुआत हुई और इस बैंक के अंडर लाइसेंस दिए गए डिफरेंट कंपनीज को, लेकिन एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, वो था कि कंपनी के पास 10 साल का फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो इस बैंक की शुरुआत हुई जिसमें सबसे पहला बैंक था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। आगे बढ़ते बढ़ते अब जो बैंक जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। इस बैंक ने रिसेंटली टाई अप किया है सिडबी के साथ, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज। और एमएसएमईज की जो डेवलपमेंट के लिए काम होगा वो काम होगा, जो फंडिंग होगी 200 करोड़ की, और यहां जो फंडिंग की जाएगी दैट विल बी फ्रॉम 25 लाख टू 2 करोड़। मतलब टाई अप किया गया सिडबी के बिहाफ पर एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक पब्लिक तक माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लोन देगा जिसकी टोटल वैल्यू 200 करोड़ रखी गई है और जिसमें लोन वैल्यू मिनिमम 25 लाख एंड मैक्सिमम अप टिल 2 करोड़। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ जो अगेन एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक से है। अब ये जो एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है इसी को हाल ही में आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया है, या फिर हम ये कह सकते हैं आरबीआई ने इसे इंक्लूड कर लिया है अंडर सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, जिस वजह से अब अपकमिंग फ्यूचर में एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक एज अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक काम करेगा आने वाले टाइम में आपकी कंट्री इंडिया में। तो बताना चाहूंगा कि अब क्या क्या चेंजेस होंगे। अब स्मॉल फाइनेंशियल बैंक दैट इज एयू मेंटेन करेगा CRR को, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो को, मेंटेन करेगा SLR को, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को, एज वेल एज यूज कर पाएगा LAF दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को, ताकि अपने ओवरनाइट बैलेंसेस को मेंटेन कर सके। एड ऑन करना चाहूंगा एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक स्टार्ट हुआ था इसी साल अप्रैल 2017 में। अब एज अ कमर्शियल बैंक इंडिया में काम करेगा। हेडक्वार्टर रखा गया जयपुर राजस्थान में। चेयरमैन के बारे में बात करें तो इस बैंक के चेयरमैन है मनिल वीनू गोपालन, और अगर हम इनके सीईओ की बात करें तो वो है संजीव अग्रवाल। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ जो है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। इस न्यूज के बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं किस पॉइंट पे बात करना चाहता हूं। तो पॉइंट है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, जिसका मतलब है अब हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक यूनिक कोड दिया जाता है जो कि
20 अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जिस कोड से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो एक लीगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। क्वेश्चन आता है कि ये जो LEI है ये कौन प्रोवाइड करेगा। एक्चुअली में जो G20 नेशंस है एज वेल एज लीगल G20 नेशंस है एज वेल एज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, उन्होंने मैंडेटरी किया है कि हर लीगल फाइनेंशियल कंपनी के पास ये आइडेंटिफायर नंबर होना जरूरी है, जिससे फ्यूचर में ये अंदाजा लगाया जा सके कि किस सिटी में, किस स्टेट में, किस कंट्री में, किस कॉन्टिनेंट में कितनी लीगल फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनके क्या आउटपुट्स हैं इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट एंड लोन्स, और फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सिनेरियो क्या रहेगा। तो आरबीआई ने हाल ही में इसी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को जरूरी किया था, मैंडेटरी किया था किन किन कंपनीज के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट में डील करती हैं, जो फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज में डील करती हैं, और जो क्रेडिट डेरिवेटिव मार्केट में डील करती हैं। लेकिन उसी के साथ साथ रीसेंट न्यूज में आरबीआई ने यह नंबर लेना मैंडेटरी कर दिया है उन फाइनेंशियल कंपनीज के साथ जिनका फंड बेस्ड या फिर नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर का जो एग्रीगेट है, मतलब जिनकी लेंडिंग या डिपॉजिट या दोनों मिलाकर अगर उनका एग्रीगेट जो फंड बेस्ड एक्सपोजर है, फंड्स के साथ लेन देन है, अगर वो 5 करोड़ से ज्यादा है, तो हर उस इंस्टीट्यूट के लिए मैंडेटरी है कि वो अपने लिए LEI को इश्यू करवाए, जो कि एक 20 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट कोड है। अब क्वेश्चन है कि इंडिया में LEI जो कोड है वो कौन अवेल कर रहा है। अगर आप एक बैंक हैं और जिनका एक्सपोजर ऑब्वियसली 5 करोड़ से ज्यादा लेंडिंग का है और वो एक लेंडिंग भी 5 करोड़ से ज्यादा कर सकते हैं, तो उन शेड्यूल बैंक्स के लिए ये यूनिक कोड प्रोवाइड करेगी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। आई रिपीट, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, दैट इज CRILC। लेकिन अगर आप एक फर्म है जिसका एक्सपोजर ऑलमोस्ट 5 करोड़ इन टोटल है, इन एग्रीगेट वैल्यू है, उनके लिए ये जो आइडेंटिफाइंग नंबर है दैट विल बी इश्यूड बाय लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड। तो ये नंबर इश्यू करवाना अब मैंडेटरी है एज पर आरबीआई नॉर्म। किस किस के लिए? जो कंपनीज इंटरेस्ट रेट में डील कर रही हैं, जो कंपनीज फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रही हैं, जो कंपनी क्रेडिट डेरिवेटिव मार्केट में डील कर रही हैं, और जो कंपनी डिपॉजिट लोन या फिर फंड बेस्ड एक्सपोजर कर रही है 5 करोड़ से ज्यादा वैल्यू का। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ, जो है हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स की रिकैपिटलाइजेशन की अनाउंसमेंट की है, और जो रिकैपिटलाइजेशन की जाएगी 2,11,000 करोड़ की। इस न्यूज को बढ़ाने से पहले, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड रिकैपिटलाइजेशन? तो रिकैपिटलाइजेशन वर्ड का मतलब है सिंपली एडिंग कैपिटल टू दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब ऐसा क्यों हो सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ओनर है, तो एज अ ओनर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कैपिटल इन्वेस्ट करने की पावर, कैपेबिलिटी और ड्यूटी तीनों पोजेस करती है गवर्नमेंट। और जिस बिहाफ पे इस साल अनाउंस किया गया है कि रीसेंट आने वाले कुछ टाइम में 2,11,000 करोड़ की कैपिटल इन्वेस्ट की जाएगी विदाउट एनी लायबिलिटी, विदाउट एनी रिटर्निंग नॉर्म्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आता है कि ये रिकैपिटलाइजेशन की नीड क्यों हुई? रिकैपिटलाइजेशन की जो नीड थी उसका रीजन था पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बढ़ते हुए एनपीएस। अब एनपीएस यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसे कि हमने पहले भी किसी एपिसोड में डिस्कस किया है, ऐसे लोन्स जिनके बदले में पास 90 डेज से कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हुई, उस लोन को जब एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है तो इट इज टर्म्ड एज बैड एसेट ऑफ द बैंक। तो इसी बैड एसेट को, इसी डिफॉल्ट लोन को या फिर इसी बैड डेट को ओवरकम करने के लिए बैंक के जो लॉसेस हैं या बैंक जो नेगेटिव में जा रहा था, बैंक के प्रॉफिट शट डाउन हो रहे थे, उन लॉसेस को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने बिहाफ पर इस रिकैपिटलाइजेशन करने का एक प्रोसेस इनिशिएट किया। क्वेश्चन आ रहा है कि ये 2,11,000 करोड़ आएंगे कहां से? इसमें बहुत क्लियर है, 2,11,000 करोड़ में से 76,000 करोड़ जो होंगे वो इन्वेस्ट होंगे बाय द गवर्नमेंट। किस तरह से? 18,000 करोड़ रुपए डायरेक्टली गवर्नमेंट देगी फ्रॉम द बजट, दैट इज बजट ऑफ 2017-18।
सेकंड, 18,000 करोड़ के बाद जो बचा 78,000 में से लेफ्ट आउट फिगर इज 58,000 करोड़। 58,000 करोड़ गवर्नमेंट रेज करेगी बैंक की डिसइन्वेस्टमेंट से, मतलब बैंक के जो शेयर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, उन्हें बेचकर जो पैसा रिकवर या पैसा अर्न करने की पॉसिबिलिटी है वो अराउंड 58,000 करोड़। ये हुआ हमारा 76,000 करोड़। दूसरा जो है दैट इज 1,35,000 करोड़, इसे रेज किया जाएगा बाय द बैंक्स इटसेल्फ फ्रॉम द पब्लिक। किस वे में? पब्लिक से गवर्नमेंट, पब्लिक को गवर्नमेंट के थ्रू बैंक के बॉन्ड इश्यू किए जाएंगे जिन्हें कहा जाएगा रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स, या फिर पूरा नाम है पब्लिक सेक्टर रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स। तो इन बॉन्ड्स की मदद से पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी अगेंस्ट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसी पैसे को बैंक में री इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि बैंक की जो एनपीए लॉसेस हैं या बैंक की जो भी क्राइसिस की सिचुएशन है उसे ओवरकम करके बैंक को इंसॉल्वेंसी से बचाया जा सके। तो रिपीट कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस 2,11,000 crores of recapitalization in 21 public sector banks। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ, जो है हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दैट इज नाबार्ड ने 7% ऑफ शेयर होल्डिंग्स परचेज की हैं आईडीबीआई से। किस बैंक की? सिडबी की, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कंक्लूड करता हूं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है जो डेवलपमेंट के साथ साथ पब्लिक डीलिंग भी करता है। उसकी एक सब्सिडरी है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बनाया गया था 1990 में अंडर इट्स ओन एक्ट दैट इज सिडबी एक्ट 1989, जिसका हेडक्वार्टर है लखनऊ यूपी में। अब आईडीबीआई की सब्सिडरी है सिडबी, जिसमें मैक्सिमम शेयर्स अनडाउटेडली आईडीबीआई के हैं। तो आईडीबीआई के उन शेयर्स में से 7% शेयर्स हाल ही में खरीदे हैं इंडिया की सबसे बड़ी और अपेक्स और इंडिपेंडेंट रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, जिसका नाम है नाबार्ड। ये जो शेयर्स खरीदे गए हैं इनकी कुल कीमत, कुल वैल्यू, इनकी टोटल वैल्यू 9,000 करोड़ की है, और इन 9,000 करोड़ के शेयर्स खरीदने के बाद अब एट प्रेजेंट नाबार्ड के शेयर्स सिडबी में 10% हो चुके हैं। तो सिडबी में आज की डेट में नाबार्ड की जो शेयर होल्डिंग है दैट इज 10%। तो नाबार्ड के साथ साथ और भी कुछ बैंक्स हैं जिनकी शेयर होल्डिंग है सिडबी में। अगर हम एग्जांपल के लिए उनके नाम देखें तो वो आपकी विजया बैंक भी है, कैनरा बैंक भी है, इसके साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी है, और भी कुछ बैंक्स हैं जिनकी कुछ ना कुछ शेयर होल्डिंग्स हैं किसमें? सिडबी में। लेकिन मैक्सिमम शेयर होल्डिंग ऑब्वियसली आईडीबीआई के पास है, क्योंकि आईडीबीआई उसकी हम कह सकते हैं पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आईडीबीआई ने अपने 7% शेयर सिडबी से बेचकर किसको दे दिए? नाबार्ड को। अब बात करें अगर इनके चेयरमैन की, तो नाबार्ड के चेयरमैन है प्रेजेंट चेयरमैन हर्ष कुमार बनवाल। अगर हम बात करते हैं सिडबी के चेयरमैन की, वो है मोहम्मद मुस्तफा, और अगर हम बात करते हैं आईडीबीआई के सीईओ की, वो है मनीष कुमार। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने एक नई होम लोन की स्कीम ऑफर की है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक ने प्रॉमिस किया है कि वो हर ईएमआई के ऊपर 1% ऑफ द ईएमआई वैल्यू कैशबैक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगा। एक्चुअल में ये है क्या? जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि बैंक्स में आजकल एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं, तो इन्हीं बैंक्स के एनपीएस को कम करने के लिए, आगे और बढ़ने से रोकने के लिए पब्लिक को एक अट्रैक्टिव स्कीम दे दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक से होम लोन लेते हैं जिसकी मिनिमम टेन्योर 15 साल और मैक्सिमम टेन्योर होनी चाहिए 30 साल, तो अगर आप होम लोन लेते हैं 15 से 30 साल के बीच, उस 15 से 30 साल के बीच के होम लोन की, कितने का भी होम लोन हो, कितनी भी ईएमआई हो, आपको हर ईएमआई का 1% कैशबैक पे बैक करेगा आईसीआईसीआई बैंक। अब इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, एक कंडीशन है, वो क्या? ये कैशबैक सिर्फ तभी वैलिड है अगर आप लोन लेते हैं। मान लीजिए आपने आज लोन लिया आईसीआईसीआई बैंक से, और आप आने वाली अपकमिंग 36 ईएमआई, मतलब आने वाले 3 साल तक अपनी ईएमआईज को टाइम टू टाइम पे करते हैं, उन्हें कोई भी ब्रेक नहीं होने देते, या उनमें से कोई भी ईएमआई मिस नहीं करते। अगर आपकी 36 मंथ्स की ईएमआई का रिकॉर्ड अच्छा है, मतलब अप टू दी मार्क है, टाइम टू टाइम रीपेमेंट है, तो 36 ईएमआईज के बाद आपको हर एक ईएमआई पे 1% कैशबैक मिलना शुरू होगा। ये आईसीआईसीआई की नई एक स्कीम है जिससे पब्लिक को अट्रैक्ट किया जा रहा है, ताकि एक और स्टेप है कि एनपीएस को कम किया जा सके। आईसीआईसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, और आईसीआईसीआई की सीईओ चंदा कोचर।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो है बिजनेस। बढ़ते हैं सेगमेंट की पहली न्यूज की तरफ जो है पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने, पीएनबी का एक इंश्योरेंस वेंचर है, हाल ही में पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने नए सीईओ की अपॉइंटमेंट की है और इनके जो नए सीईओ हैं उनका नाम है आशीष श्रीवास्तव। आशीष श्रीवास्तव पीएनबी मेट लाइफ में एंटर हुए थे 2003 में और रिसेंटली एलिवेट होने से पहले वो काम कर रहे थे एज अ इंटर्म एमडी ऑफ पीएनबी मेट लाइफ। तो हाल ही में उन्हें पीएनबी मेट लाइफ का नया सीईओ अपॉइंट कर दिया गया। रिपीट करना चाहूंगा उनका नाम आशीष श्रीवास्तव। प्रेजेंट पीएनबी मेट लाइफ के चेयरमैन है क्रिस टाउनसेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी इसी सेगमेंट की अगली न्यूज की तरफ जो है यूएस के फेडरल रिजर्व्स ने हाल ही में एचएसबीसी हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन पे 175 मिलियंस की पेनल्टी चार्ज की है फॉर देयर फंक्शंस और फॉर देयर मिसकंडक्ट ऑफ बिजनेस इन फॉरेन एक्सचेंज। बताना चाहूंगा कि ये न्यूज के पीछे क्या प्रॉब्लम थी या क्या इस न्यूज के पीछे रीजन था इस पेनल्टी चार्ज करने का। यूएस फेडरल रिजर्व्स ने जब रिसेशन के बाद से 2008 टू 2013 के बैंक अकाउंट्स को चेक किया, उन्हें रिव्यू किया, तो ये देखने को मिला कि ऐसे एचएसबीसी के कुछ बड़े बड़े अकाउंट होल्डर्स, कुछ यूएस के बड़े बड़े ट्रेडर्स ने एचएसबीसी को मीडिएटर बनाकर फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट में बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स किए। उन्हीं फ्रॉड्स को अनदेखा किया या फिर एचएसबीसी उन्हें नहीं देख पाया, इसी का हर्जाना एचएसबीसी को भरना पड़ेगा और जो हर्जाना एचएसबीसी के ऊपर चार्ज किया गया है बाय यूएस फेडरल रिजर्व्स इज $175 मिलियन। आपकी स्क्रीन के सामने है, कुछ फिगर्स हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने विजिबल होंगी, मैं रिपीट कर रहा हूं उन्हें। अगर हम बात करते हैं एचएसबीसी की, तो एचएसबीसी के ऊपर $175 मिलियन की पेनल्टी चार्ज हुई है फॉर ओवरसी फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर्स जिन्होंने मिसयूज किया है कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट इंफॉर्मेशन को और उस ट्रेडिंग से प्रॉब्लम हुई या एक कॉम्पिटिटिव अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट किया बैंकिंग इंडस्ट्री में। इसी के साथ साथ यूएस ने और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर पिछले 6 महीने के अंदर अंदर 6 ऐसे बड़े बड़े बैंक्स को टारगेट किया है और इन बड़े बड़े 6 बैंक्स में एक नाम एचएसबीसी का है और दूसरा नाम जो आपकी स्क्रीन पे है दैट इज बीएनपी परिबस, जिसपे पेनल्टी चार्ज हुई है $246 मिलियन की। अगर हम इन रेगुलेटर्स की टोटल पेनल्टी की बात करें तो 6 बैंक्स पे जो टोटल पेनल्टी है वो अब तक चार्ज हो चुकी है $4.2 बिलियन की। आगे बात करें फेडरल रिजर्व्स। फेडरल रिजर्व्स यूनाइटेड स्टेट्स का सेंट्रल बैंक है जो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, इशूइंग ऑफ करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करता है। इसके अगर हम चेयरमैन की बात करें तो इसकी चेयरपर्सन है जेनेट एल येलन। अगर हम बात करते हैं एचएसबीसी की तो एचएसबीसी एक प्राइवेट मल्टीनेशनल फाइनेंशियल कंपनी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने बैंकिंग के फंक्शंस को और अदर फाइनेंशियल फंक्शंस को पब्लिक तक प्रोवाइड करती है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली सेगमेंट की तरफ जो है इकोनॉमी। चलिए इस सेगमेंट की सबसे पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं जो है हाल ही में जीएसटी नेटवर्क दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क ने एक नई सर्विस पब्लिक के लिए ओपन की है। वो है कि अब पब्लिक के लिए एक्सेल बेस्ड ऑफलाइन शीट अवेलेबल है जिसको यूज करके पब्लिक अपनी जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 3B रिटर्न को इजीली फिल बैक कर सकती है। अब आपको बहुत इजी है, आप जीएसटी नेटवर्क के पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप उस शीट को प्रिंट आउट लीजिए, उस प्रिंट आउट पे अपनी डिटेल्स को फिल बैक कीजिए। फिल बैक करने के बाद स्कैन करके उस शीट को आप अपलोड कर सकते हैं और अपलोड होने के बाद उसी शीट से आपकी जीएसटी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। लेकिन इसमें एक आइडेंटिफिकेशन इशू है, वो ये कि जब भी कभी आप इस पोर्टल पे लिंक करके अपनी स्कैन शीट को अपलोड करना चाहेंगे तो उसमें या तो आपको अपनी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन देनी होगी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स या फिर बायोमेट्रिक सेंसर्स, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन लिंक कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड देना होगा। इनकी मदद से आप इजीली घर बैठे हुए इस ऑफलाइन मोड से अपनी जीएसटी रिटर्न को फिल बैक कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ, जो है हाल ही में सीबीडीटी ने एक रिपोर्ट दी है ऑन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। तो अप्रैल से सितंबर तक इंडिया के 6 मंथ्स, दैट इज हाफ ईयरली, जो टैक्स रिसीव हुए, दैट इज ओनली डायरेक्ट टैक्स, उनकी जो रेशियो है, उनकी जो कंपैरिजन है लास्ट ईयर से, वो 15.8% वैल्यू में इंक्रीज देखा गया है। मतलब डीमोनेटाइजेशन के बाद और जीएसटी आने के बाद इस साल में अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो इंडिया को रिसीव हुए डायरेक्ट टैक्स, उनकी जो वैल्यू है वो लास्ट ईयर के इसी टाइम पीरियड में रिसीव किए गए टैक्स से 15.8% बढ़ गए हैं। अगर मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करूं तो वो ये है, गवर्नमेंट की जो बजट, इस बार का जो बजट है 2017-18, उसके हिसाब से जो टोटल डायरेक्ट टैक्स का एस्टिमेट है, उस टोटल डायरेक्ट टैक्स का अराउंड 40% टैक्स रिसीव हो चुका है अगर हम बात करें अप्रैल टू सितंबर। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये जो इनकम टैक्स हम पे करते हैं, उस इनकम टैक्स में हम जब अपनी एडजस्टमेंट्स को फाइल ऑन करते हैं, एडजस्टमेंट मींस कुछ रिबेट्स हमें मिलनी है, उन रिबेट्स को जब फाइल ऑन करते हैं तो आपकी जो नेट टैक्स कलेक्शन है वो कुछ कम हो जाती है। अगर हम डाटास में बात करें तो अप्रैल से सितंबर तक जो डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी को रिसीव हुए हैं, उसकी वैल्यू थी 4.66 लाख करोड़। लेकिन जब उसमें एडजस्टमेंट्स की गई, रिफंड्स किए गए, टैक्स रिबेट्स दी गई, तो रिफंड्स हुए टोटल 76,000 करोड़ के अराउंड, जिसकी रिजल्टेंट आज की डेट में अभी तक 3.86 लाख करोड़, 3.86 लाख करोड़ के अप्रोक्सीमेट डाटा दे रहा हूं सब, उसके अप्रोक्सीमेटली डायरेक्ट टैक्स रिसीव हो चुका है इंडिया की गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के पास, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। बताना चाहूंगा डायरेक्ट टैक्स का मतलब, डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो टैक्स लेवाइव, जिसके ऊपर लेवाइव हो रहा है वही पे ही है। मतलब अगर मैं किसी सर्विसेज को, गवर्नमेंट की सर्विसेज को यूज कर रहा हूं और उसके अगेंस्ट अगर टैक्स पे कर रहा हूं, तो डायरेक्टली अगर मैं पे ही हूं और टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं, तो उसी को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जिसमें हम कॉर्पोरेट टैक्स को रखते हैं जो कि कंपनीज पे करती हैं, इनकम टैक्स को रखते हैं जो कि इंडिविजुअल्स पे करते हैं अपनी इनकम्स के ऊपर। तो उस टैक्स के अंदर टोटल ग्रोथ हुई है 15.8% की। Moving on to our next segment, that is environment news. तो इस सेगमेंट की जो हमारी पहली न्यूज आ रही है वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बुरी है कि एक स्टडी एंड रिसर्च के द्वारा ये बताया गया है कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा SO2 एमिट करने वाला देश बन गया है। और अगर लास्ट ईयर से इस साल की तुलना की जाए तो ये इसमें 50% के करीब की वृद्धि देखी गई है। तो SO2 एमिशन, जो कि कोयले को जलाने के बाद मोस्टली ये एमिशन मिलता है देशों में, तो SO2 का जो एमिशन है वो 50% से लास्ट ईयर की तुलना में 50% से इंक्रीज हुआ है। और अगर मैं बात करूं कि इस ग्लोबल रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चाइना का जो एमिशन है वो 75%, लास्ट ईयर से 75% डिक्रीज हुआ है। तो इंडिया इज बिकमिंग हाईएस्ट और व्हाट यू कैन से कि एमिटर इन टर्म्स ऑफ SO2 एमिशन। इंडिया हैज गॉट द फर्स्ट रैंक ग्लोबली, और ये चीज हमारे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खराब मानी जा सकती है, देखी जा सकती है। तो SO2 के एमिशन की अगर मैं बात कर लूं तो जितने भी कोल रन इंडस्ट्रीज हैं या पावर प्लांट्स हैं जिसमें कोल हम यूज करते हैं, तो उनको जलाने के बाद ये जो गैस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, और ये पोल्यूशन का बहुत बड़ा सोर्स मानी जाती है। तो पोल्यूशन की कंडीशन भी भारत में एक वार्निंग वाले स्टेज पे पहुंच गई है, अलार्मिंग स्टेज पे पहुंच गई है, जिसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अगर मैं SO2 के बारे में कुछ और बताऊं तो SO2 एक एयर पोल्यूटेंट की तरह से देखा जाता है, जो कि रेन को या एसिड रेन जो कि उसका कारण माना जाता है, या हेजी एटमॉस्फेयर का भी कारण माना जाता है। और अभी हाल के दिनों में जो NCR रीजन में स्मॉग प्रॉब्लम्स हुई थी, उसमें भी SO2 एमिशंस काफ़ी बढ़ गए थे, और इससे काफ़ी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पैदा हो सकते हैं आने वाले दिनों में। इंडिया और चाइना दोनों टॉप कंज्यूमर्स माने जाते हैं कोल के थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना ने इन एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं। चूंकि उनका कोल का यूज़ कम नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने SO2 एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी अच्छे कदम उठाए हुए हैं। तो उसकी वजह से उनके SO2 एमिशंस में 75% डिक्लाइन देखा गया है, और उसी की जगह अगर मैं भारत की बात करूं तो 50% इंक्रीमेंट देखा गया है, जो कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अलार्मिंग माना जाएगा।
इन्वायरमेंट सेक्शन के हमारी जो अगली न्यूज है वो है देश का पहला ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व। पहला ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व वो आएगा यूपी के इलाहाबाद के पास। तो इलाहाबाद के पास जो ट्रांस यमुना बेल्ट है जहां पे ब्लैक बक की पॉपुलेशन काफी अच्छी पाई जाती है, वहां पे देश का पहला ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा, खोला जाएगा। ये भारत का अपने आप में एक अनोखा कंजर्वेशन रिजर्व माना जाएगा जो कि एक्सक्लूसिवली डेडिकेट किया जाएगा ब्लैक बक को कंजर्व एंड प्रिजर्व करने के लिए। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व ये जो बनेगा वो लगभग 126 हेक्टेयर मेजा फॉरेस्ट डिवीजन है जो कि अपने एरिड टेरेन की वजह से जाना जाता है, और वहां पे लगभग 350 ब्लैक बक्स के होने की उम्मीद जताई जा रही है। उनकी पॉपुलेशन वहां पे देखी गई है, तो उनको प्रोटेक्ट करने की दिशा में उठाया गया एक सरकार का एक कदम है। अगर मैं ब्लैक बक की बात करूं तो ब्लैक बक डियर फैमिली से बिलोंग करने वाला एक स्पीशीज माना जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ब्लैक बक अपने आप में एक बहुत ही अनोखा जानवर माना जाता है, और ये दुनिया का सबसे ज्यादा नेक्स्ट टू चीता सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला स्पीशीज माना जाता है। तो चीता जिसको वर्ल्ड्स फास्टेस्ट स्पीशीज माना जाता है, उसके बाद ब्लैक बक का नाम आता है। और अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में एक जो प्रजाति है जो कि बिश्नोई कम्युनिटी के नाम से जानी जाती है, तो बिश्नोई कम्युनिटी ने राजस्थान में उन्होंने ब्लैक बक और चिंकारा इन दोनों स्पीशीज के लिए कंजर्वेशन के लिए काफी काम किया है। तो ये कम्युनिटी भी ब्लैक बक और चिंकारा का जब भी जिक्र होता है या उल्लेख किया जाता है तो बिश्नोई कम्युनिटी को भी डिस्कस किया जाता है कि उन्होंने राजस्थान में इनके कंजर्वेशन के लिए काफी अच्छे कदम उठाए हैं। और इसी दिशा में देश में जो पहला ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व खोला जा रहा है वो है यूपी में ट्रांस यमुना बेल्ट नियर इलाहाबाद। आइए बढ़ते हैं हम हमारे अपने अगले सेगमेंट की ओर, दैट इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो इस सेगमेंट की हमारी जो पहली न्यूज है वो है इंडो बांग्लादेश ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज संप्रीति 7 जो कि अभी हाल में ही कंक्लूड किया गया है, समाप्त हुआ है। इस एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी 6 नवंबर को, और ये 13 दिन चलने वाली ये एक्सरसाइज थी, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, जो कि मेघालय में शिलोंग के पास उमराई कैंटोनमेंट में इसको रखा गया था, इसका वेन्यू। तो भारत के मेघालय के शिलोंग के पास ये उमराई कैंटोनमेंट में ये ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडो बांग्लादेश आर्मीज। ये ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑल्टरनेट ईयर्स में भारत और बांग्लादेश में इसको रखा जाता है और इसको कंडक्ट कराया जाता है, और इसी मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज के थ्रू इंडो बांग्लादेश के जो आर्मीज के बीच में अच्छे टर्म्स हैं उनको बनाने का मोटिव रखा जाता है। जो क्रॉस बॉर्डर जो इंसर्जेंसी जो आए दिन देखी जाती है भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसको कैसे रोका जाए, आर्मीज के बीच में स्ट्रैटेजिक रिलेशंस कैसे डेवलप किए जाएं, नए नए तरीकों को किस तरह से एक दूसरे को ट्रांसफर किया जाए, जो सिक्योर करने के अपनी बाउंड्रीज को सिक्योर करने के जो नए तरीके हैं। तो आर्मीज के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और साथ ही साथ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को इफेक्टिवली मॉनिटर करना और उनको कंक्लूड करने के दिशा में उठाया गया एक कदम था, जिसमें बांग्लादेश के 14 ऑफिसर्स और भारत के 20 ऑफिसर्स ने हिस्सा लिया, और उन्होंने इन ट्रेनिंग एक्सरसाइज में आपस में अच्छे रिलेशंस को बिल्ड करने पे जोर दिया गया। तो इंडो बांग्लादेश ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज नाम है संप्रीति 7, और ये इसका वेन्यू था मेघालय के पास, मेघालय में शिलोंग के पास उमरोई कैंटोनमेंट। इस सेगमेंट की जो हमारी अगली न्यूज है वो है भारत के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया पूरी तरीके से भारत में निर्मित ग्लाइड बॉम्ब, इंडिजीनियसली डेवलप्ड ग्लाइड बॉम्ब, जिसको टेस्ट किया है भारत ने, और इसको बनाने में जो भूमिका निभाई है वो DRDO ने और RCI की लैब्स ने। तो इन दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं, उनकी लैब्स में डेवलप किया गया भारत का पहला पूरी तरीके से भारत में ही निर्मित ग्लाइड बॉम्ब। यूनियन गवर्नमेंट ने ये 3 नवंबर को अनाउंस किया कि उन्होंने सक्सेसफुली इंडिजीनियसली डेवलप्ड लाइट वेट ग्लाइड बॉम्ब को सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर दिया है चांदीपुर उड़ीसा में, और ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन माना जा सकता है, क्योंकि ये जो बॉम्ब है वो SAAW
के तौर पर देखा जाएगा। और अगर मैं SAAW दैट इज 100 के फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका मतलब होता है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। तो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जो कि खुद ही नाम से ही जाहिर है कि इनको एयरक्राफ्ट्स के थ्रू छोड़ा जाएगा और उनको प्रेसिजन के थ्रू गाइड किया जाएगा, नेविगेशन सिस्टम्स के हेल्प से उन्हें गाइड किया जाएगा टू रीच देयर ओन टारगेट्स। और अगर इस टेस्ट की बात की जाए तो इस बॉम्ब ने अपने एयरक्राफ्ट से रिलीज होने के बाद 70 किलोमीटर की रेंज में रखे गए टारगेट को बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ हिट किया और सक्सेसफुली हिट किया। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो बॉम्ब है इसको डेवलप किसने किया है, तो रिसर्च सेंटर इमारत दैट इज RCI और DRDO जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी लैबोरेटरीज में इस बॉम्ब को बनाया गया है। अगर मैं 100 बॉम्ब की बात करूं, 100 दैट इज स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की बात करूं, कुछ खासियत की बात करूं तो ये एक लाइट वेट है, लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड एंटी एयरफील्ड वेपन है और ये ग्राउंड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि रनवेज, जो बंकर्स होते हैं फील्ड में, वॉर फील्ड में, एयरक्राफ्ट हैंगर्स होते हैं और जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखता है। और इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि ग्राउंड टारगेट्स को खत्म किया जाए विदाउट इवन इन्वॉल्विंग योर पायलट्स एंड एयरक्राफ्ट्स एट रिस्क। जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको जो बॉम्बिंग की जाती है वो पास से बॉम्ब गिराते हैं, तो अब इस वेपन ग्लाइड बॉम्ब की वजह से या इसके आने के बाद से जो आप टारगेट्स हैं उनको हिट कर सकते हो काफी लंबी दूरी के साथ। जो इसका प्रेसिजन टारगेट है वो 70 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है। तो बिना अपने पायलट्स को, बिना अपने आर्म पर्सनल्स की लाइफ को रिस्क पे रखे हुए आप इस बॉम्ब के थ्रू अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। तो इस दिशा में उठाया गया भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। ग्लाइड बॉम्ब का इंडक्शन पूरी तरीके से आर्मी को में कर दिया गया है और उसको टोटली इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है इंडिया में ही। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। हमारा अगला सेक्शन निकल के आता है अवार्ड्स, यानी हम बात कर रहे हैं पुरस्कारों की। जानते हैं अक्टूबर के एंड वीक में और नवंबर के फर्स्ट वीक में, यानी अक्टूबर के लास्ट वीक में और नवंबर के फर्स्ट वीक में कौन कौन से मेजर अवार्ड्स जो कि दिए गए और हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे में हम उठाते हैं अपना पहला अवार्ड जिसका नाम है यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल अवार्ड। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड की अगर हम बात करें तो यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड की एक मेरिट लिस्ट बनती है और इस मेरिट लिस्ट को बनाया जाता है देखते हुए कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम को। ध्यान रखिएगा, यहां कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व करने वाले कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स या प्लेसेस को अवार्ड दिया जाता है। एशिया पैसिफिक अवार्ड कल्चरल हेरिटेज का एक काफी नामी गिरामी अवार्ड है और इस बार एशिया पैसिफिक कल्चर अवार्ड भारत के दो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स को दिया गया। इसमें पहला मॉन्यूमेंट निकल के आता है श्री रंगनाथन स्वामी टेम्पल। भगवान विष्णु के 108 मंदिरों में से एक बहुत ही अच्छा और प्रमुख मंदिर श्री रंगनाथन स्वामी टेम्पल है। ये श्री रंगनाथन स्वामी टेम्पल श्री रंगनाथन तमिलनाडु में है और अगर इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर को ये पर्टिकुलर अवार्ड दैट इज कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड ऑफ एशिया पैसिफिक अवार्ड, ये अवार्ड क्यों दिया गया उसके पीछे दो इंपॉर्टेंट रीजन है। एक तो पहले पुराने तरीके से चली आती हुई जो परंपराएं चल रही हैं पूजा करने की, आज भी इस मंदिर में उसी तरीके से पूजाएं होती हैं। वह मंदिर को रेनोवेट करते हुए कोई भी नया बदलाव नहीं लाया गया, बल्कि पुरानी मूर्तियों को उसी तरीके से रेनोवेट किया गया और पुराना ही तरीका संभाल के रखा गया। यही नहीं, इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए इस मंदिर की अगर हम बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे ये मंदिर काम कर रहा है और पानी को अगर हम देखें तो हार्वेस्ट करता है ताकि सूखा यानी जब गर्मियां आती हैं तब इस पानी का इस्तेमाल किया जा सके। अपनी इन्हीं उपलब्धियों की वजह से इस साल का एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड, कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया इस मंदिर को। हमारा सेकंड यानी यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज जो कि भारत के सेकंड मॉन्यूमेंट को जिसको दिया गया है वो है द रॉयल ओपेरा हाउस जो कि मुंबई का है। रॉयल ओपेरा हाउस की अगर हम बात करें तो रॉयल ओपेरा हाउस को वर्ष 1911 में एक ब्रिटेन के राजा जॉर्ज V ने बनवाया था।
अगर हम बात करें तो 1911 में इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था और 1916 में इसका निर्माण कंप्लीट हुआ था। रॉयल ओपेरा हाउस अपनी म्यूजिक के लिए काफी नोन है और ब्रिटिशर्स इवनिंग टाइम में लेजर टाइम ओपेरा को सुनते हुए यहां बिताते थे। अगर हम देखें इस ओपेरा हाउस को तो इस ओपेरा हाउस में एक पर्टिकुलर अलग से कुछ गलियारे बनाए गए और पुराने तरीके से ही इसको मेंटेन किया गया। हालांकि वर्ष 1993 में इसे पब्लिक के लिए क्लोज कर दिया गया था, लेकिन रेनोवेशन के बाद भी पुराने ही तरीके का आर्किटेक्ट ये मेंटेन कर रहा है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। इसीलिए अपनी इसी कामयाबी या अपनी इसी पर्टिकुलर उपलब्धि के लिए इसको यानी रॉयल ओपेरा हाउस को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन दिया गया। हमारा अगला अवार्ड निकल के आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हमें पता होना चाहिए कि यह हिंदी लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड है। ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 से दिया जा रहा है और पहली बार मिस्टर जी शंकरा कुरुप को दिया गया था। इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हर साल दिया जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2016 के लिए शंख घोष जी को दिया गया, लेकिन वर्ष 2017 इस साल 53rd नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। ये 53rd नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए इस बार जो नाम सामने आ रहा है ये नाम है एक महिला का जिनका कंप्लीट नाम है कृष्णा सोपती। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें मैम कृष्णा सोपती मैम की, तो कृष्णा सोपती जी गुजरात में पैदा हुई वर्ष 1925। अब अगर हम देखें तो 92 इयर्स ओल्ड है वो और पाकिस्तान में रह रही हैं। अपने बहुत ही अच्छे राइटिंग स्टाइल, क्रिएटिविटी और बोल्ड और डेयरिंग कैरेक्टर्स के लिए वो काफी नोन थी। अपनी ज्यादातर किताबों में उन्होंने महिलाओं के ऐसे बोल्ड और डेयरिंग कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया और एक अच्छी किताबों के राइटर के रूप में काफी प्रख्यात भी हुई। गुजराती, उर्दू व हिंदी भाषाओं में उनकी किताबें काफी प्रसिद्ध हैं और अपनी हिंदी भाषा के योगदान के लिए इस बार उनको 53rd नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। नाम मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिए। 53rd ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड और ये इस साल दिया गया एक महिला जिनका नाम है कृष्णा सोपती। 92 इयर्स ओल्ड महिला कृष्णा सोपती। हमारा अगला अवार्ड निकल के आता है एक जूइश नोबेल प्राइज। जी हां, अभी हमने लास्ट पर्टिकुलर एपिसोड में नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ा है जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े अवार्ड्स थे, 6 क्षेत्रों में दिए जाते थे। अब इससे हटके हम इजराइल जैसी कंट्री में दिया जाने वाला एक जूइश नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं। इस प्राइज को हम 2018 का जेनेसिस प्राइज भी बोलते हैं, 2018 में दिया जाने वाला जेनेसिस प्राइज भी। तो दोनों अवार्ड सेम है, यहां जूइश नोबेल प्राइज या जेनेसिस प्राइज की बात की जा रही है। यह अवार्ड दिया जाता है जूइश धर्म के लोगों को जो कि प्रोफेशनल और अगर हम बात करें एक जूइश वैल्यू के कमिटमेंट को देखते हुए अपने आप को ब्रिंग आउट करते हैं। यानी ये वो लोग हैं जो जूइश वैल्यूज के साथ अगर हम देखें तो अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को अचीव करते हैं। यानी जूइश धर्म की जो वैल्यूज है इसको ये लोग भरपूर फॉलो करते हैं और इसीलिए ये आइडियल्स कहीं ना कहीं माने जाते हैं जूइश धर्म के। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम में यह पर्टिकुलर अवार्ड दिया जाता है। इस साल का यह पर्टिकुलर अवार्ड यानी द जूइश नोबेल प्राइज दिया गया नैटली पोर्टमैन को। नैटली पोर्टमैन एक एक्ट्रेस है और इनको बेस्ट एक्ट्रेस एकेडमी अवार्ड भी ब्लैक स्वैन नाम की मूवी के लिए 2011 में दिया गया था। आई रिपीट, हमारे लिए यहां इंपॉर्टेंट क्या निकल के आ रहा है 2017 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 2017 या 2017 का जो प्राइज हम ये जिसे बोल रहे हैं द जूइश नोबेल प्राइज या इसको हम 2018 का जेनेसिस प्राइज भी बोलते हैं, ये दिया गया इजराइल की एक एक्ट्रेस जिनका नाम है नैटली पोर्टमैन को। हमारा अगला अवार्ड निकल के आता है नेशनल चाइल्ड अवार्ड। ध्यान रखिएगा 14 नवंबर को जब चिल्ड्रंस डे बनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी, तो भारत के राष्ट्रपति हर साल देते हैं नेशनल चाइल्ड अवार्ड। इस साल भी भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने दिया नेशनल चाइल्ड अवार्ड 2017। ये चाइल्ड अवार्ड 16 लोगों को दिया जाता है।
जिसमें से 15 लोगों को सिल्वर और एक व्यक्ति को गोल्ड मेडल दिया जाता है। क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड मेडल इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहां सिर्फ गोल्ड मेडल विनर का नाम सामने रख रहे हैं। इस साल ये गोल्ड मेडल लेके गया एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है मास्टर आकाश मनोज। ये तमिलनाडु के रहने वाला बच्चा है और इसे गोल्ड मेडल दिया गया फॉर हिज इनोवेटिव वर्क। इस मेडल के साथ साथ इसमें 20,000 रुपए स्कॉलरशिप के रूप में भी दिया जाता है। हमें यहां यह भी पता होना चाहिए कि भारत की मिनिस्ट्री फॉर स्टेट फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। यहां 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारे लिए निकल के आ रहे हैं, तो आप दोनों पॉइंट्स अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं नेशनल चाइल्ड अवार्ड की, जिसमें 15 सिल्वर और 1 गोल्ड दिया जाता है। पर्टिकुलरली सिल्वर नहीं, हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो ये जो 1 गोल्ड है ये दिया गया किसको, मास्टर आकाश मनोज को, जो तमिलनाडु का रहने वाला बच्चा है, जिसको अपने इनोवेटिव वर्क के लिए ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया। इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए इसमें 20,000 की स्कॉलरशिप दी जाती है और भारत के मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। आइए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट अवार्ड नहीं बल्कि एक इंपॉर्टेंट खिताब की तरफ। अगर हम देखें तो हम बात कर रहे हैं यहां मिस इंटरनेशनल 2017 की। यस, हम ब्यूटी क्वीन की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ यहां खिताब का नाम है मिस इंटरनेशनल 2017। ये मिस इंटरनेशनल 2017 खिताब जीता है केविन लिनियाना, जो कि इंडोनेशिया की रहने वाली है। आई रिपीट, केविन लिनियाना ने यह खिताब जीता है। टोक्यो में वर्जोजा ने उनको यह पर्टिकुलर खिताब दिया, यानी उनको क्राउन पहचाने वाली वर्जोजा है जो कि टोक्यो से 68 कैंडिडेट्स को बीट करने के बाद, जो कि थ्रू आउट द ग्लोब यानी पूरी दुनिया से 68 कैंडिडेट्स थे, उन लोगों को बीट करने के बाद उन्होंने यह पर्टिकुलर अवार्ड जीता है। हमारा अगला अवार्ड निकल के आता है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया जाता है फॉर द सोशल वर्क या फॉर द सोशल जस्टिस। इस साल का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया हार्मनी फाउंडेशन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, हार्मनी फाउंडेशन इस अवार्ड को ज्यादातर देता है। हार्मनी फाउंडेशंस की अगर हम बात करें तो वो लगातार कई एरियाज में जो कॉन्फ्लिक्ट्स यानी लड़ाई की वजह से जो लोग बेघर हो जाते हैं, ऐसे लोगों को एक नींव या एक जगह देता है रहने के लिए, उनको सिक्योर एनवायरनमेंट देता है। हार्मनी फाउंडेशन ऐसे गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करता रहता है और इसलिए उन्होंने ही ऐसा पर्टिकुलर अवार्ड भी, यानी गरीब व बेसहारा लोगों की मदद करने वाली मदर टेरेसा के नाम पे ही ये पर्टिकुलर अवार्ड स्टार्ट किया है। इस बार ये अवार्ड दिया गया यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज को। ध्यान रखिएगा, इस बार मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज को। इस बार का ये पर्टिकुलर अवार्ड यानी 2017 का ये अवार्ड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मदर टेरेसा से रिलेटेड ये पर्टिकुलर अवार्ड खास तौर से रिफ्यूजीज को फोकस करते हुए, रिफ्यूजीज की एक ऑर्गेनाइजेशन जो रिफ्यूजीज को कहीं ना कहीं शेल्टर देती है उसको दिया गया। अभी हम जानते हैं रिफ्यूजीज की लगातार काफी प्रॉब्लम्स हमारे पास बनी हुई थी। म्यांमार से रोहिंग्या रिफ्यूजीज लगातार आ रहे थे, तो रिफ्यूजीज काफी कहीं ना कहीं फेमस है और उससे रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए एग्जाम में आने के इसके चांसेस बन सकते हैं। हमें यहां एक पॉइंट और भी पता होना चाहिए, वो ये पता होना चाहिए कि हार्मोनी फाउंडेशन 2017 के अपनी अलग ही एक थीम भी लेके आया। ये थीम थी कंपैशन बियॉन्ड बॉर्डर्स। यस, बिना अगर हम बात करें बॉर्डर्स को देखते हुए लोगों के बीच में कंपैशनेट बिहेवियर या कंपैशनेट फीलिंग्स लेके आ सके, ये हार्मनी फाउंडेशन इस बार एम लेके चल रहा है। तो थीम 2017 की, आई रिपीट अगेन, कंपैशन बियॉन्ड बॉर्डर्स और मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया इस बार यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज को। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ और हम अपने अगले सेक्शन में कवर करेंगे 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज और उनकी कुछ थीम्स या उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। इस क्यू में अगर हम देखें तो 15 अक्टूबर के बाद हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट दिवस निकल के आ रहा है वो है 17th ऑफ अक्टूबर, जो इस बार बनाया गया एज नेशनल आयुर्वेदा दिवस। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड टाइम हम आयुर्वेदा दिवस को मना रहे थे। आयुष जो कि एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री इस दिवस को बनाती है। आयुष के द्वारा इस दिवस पे
आयुर्वेदा की इंपॉर्टेंस को लगातार बताया जाता है, उसको कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाता है। आयुर्वेदा जो कि भारत की देन है, भारत में कई बीमारियों का इलाज करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं उपहार देती है। अगर हम बात करें पिछले कुछ समय में आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स लगातार बहुत तेजी से कहीं ना कहीं प्रमोट हो रहे हैं और इनका इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। ज्यादातर इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता और हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है उसको भी ये मजबूत करते हैं। हर साल अगर हम देखें तो धनतेरस वाले दिन आयुर्वेदा दिवस को मनाया जाता है और आयुर्वेदा दिवस को याद भी किया जाता है, लेकिन आयुष द्वारा भारत में यह दूसरी बार मनाया जा रहा था। आयुष के मिनिस्टर श्री येसो नायक जी, मिस्टर श्रीपद येसो नायक जी हैं। इस साल इस दिवस पे भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में पहला आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट भी इनॉग्रेट किया। यह आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट इनॉग्रेट किया गया सरिता विहार, नई दिल्ली में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट दिवस की तरफ और हमारा अगला इंपॉर्टेंट दिवस निकल के आता है 21 अक्टूबर से। 21 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे। कॉमेमोरेशन मतलब हम याद करते हैं उन लोगों को, उन ऐसे ब्रेव सोल्जर्स या उन ऐसे ब्रेव पुलिसमैन को जिन्होंने वर्ष 1959 में 21 अक्टूबर को चाइना के कुछ ट्रूप के अगेंस्ट में लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। ऐसे 10 में से 7 सोल्जर्स को कैदी भी बना लिया गया था। आज उन्हीं के योगदान को, उन्हीं के कहीं ना कहीं रिच ट्रिब्यूट को हम याद करते हुए इस दिवस को मनाते हैं। हमारा अगला इंपॉर्टेंट दिवस निकल के आता है 27 अक्टूबर से। 27 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज वर्ष 2005 से यूनेस्को के द्वारा बनाया जा रहा है। यूनेस्को इस दिवस पे खास तौर से इंपॉर्टेंस देता है ऐसे ऑडियो विजुअल मटेरियल को जो कि वो कहता है कि आज की जनरेशन को सेव करके रखना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जनरेशन ऐसे ऑडियो विजुअल से कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन या नॉलेज को गैदर कर सके। अपनी पुरानी चीजों को ऑडियो वीडियो के विजुअल एड के थ्रू यानी ऑडियो और वीडियोस के थ्रू संजो के रखने के लिए इस दिवस पे कहीं ना कहीं इसको प्रमोट या इसी के बारे में अवेयरनेस को स्प्रेड किया जाता है। अगर हम बात करें इस दिवस की तो इस दिवस का इस साल का थीम था डिस्कवर, रिमेंबर एंड शेयर। I repeat, 27th of October, World Day for Audio Visual Heritage और इसका थीम डिस्कवर, रिमेंबर एंड शेयर मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2005 से हर साल बनाया जा रहा है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट दिवस निकल के आता है 31 अक्टूबर से। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी हम इसे नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। अगर हम इस दिवस की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि ये दिवस ये बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो कि जिन्होंने काफी अच्छा रोल अदा करा था और उन्हें हम काफी एरियाज में आइडियल मानते हैं, उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे हम ये यूनिटी दिवस यानी एकता दिवस मनाते हैं। इस साल इस दिवस पे 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर रन फॉर यूनिटी इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में, नई दिल्ली में। इस पर्टिकुलर रन को इनॉग्रेट या फ्लैग करने वाले थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारा अगला इंपॉर्टेंट दिवस निकल के आता है फ्रॉम दी नवंबर और ये 5 नवंबर से निकल के आता है। इस दिवस को हम बोलते हैं वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। हमें पता होना चाहिए कि वर्ष 2004 में जापान और जापान के साथ 15 देशों ने इंक्लूडिंग इंडिया ने भी नोटिस किया था सुनामी, और सुनामी में मरने वालों लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी। सुनामी जैसे चक्रवात समुद्र में उठ के आसपास के कई देशों को काफी हद तक बर्बाद करते हैं, क्योंकि कई अंदर यानी जमीनी हिस्सों में कई किलोमीटर अंदर तक पानी घुस जाता है। आखिरकार सुनामी जैसी चीजों से कैसे बचा जाए, इसी की अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए सुनामी अवेयरनेस दिवस को मनाया जाता है हर साल 5 नवंबर को। इस साल का सुनामी अवेयरनेस दिवस का थीम था रिड्यूस द नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल, यानी किसी तरीके से भी अफेक्टेड लोगों को कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जाए जो कि सुनामी से अफेक्टेड है। नो डाउट भारत में भी हुदहुद नाम के तूफान उड़ीसा को कहीं ना कहीं हिट कर चुका है, तो ऐसे अवेयरनेस दिवस पे लास्ट मोमेंट पे किस तरीके से हमारा क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए सुनामी के खिलाफ, इसके रिगार्डिंग भी अवेयरनेस को स्प्रेड किया जाता है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट दिवस निकल के आता है 14 नवंबर। यहां हम चिल्ड्रंस डे की बात नहीं कर रहे क्योंकि यहां चिल्ड्रंस डे से सवाल हमारे एग्जाम में आने की चांसेस कम है। हम बात कर रहे हैं 14 नवंबर को एक नई और काफी तेजी से फैलने वाली बीमारी
जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज। नो डाउट अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, डायबिटीज क्या इतनी बड़ी बीमारी है? तो जवाब है हाँ। मधुमेह जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इस बीमारी की अगर हम बात करें तो एक आंकड़े के अनुसार किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का यह कहना था कि भारत में हर छठा व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है। अब सवाल है कि क्या यह सच्ची में एक बीमारी है? तो यह जवाब है इसका कि यह बीमारी नहीं बल्कि हमारे शरीर की एक कमजोरी है। जब बॉडी इंसुलिन के सिक्रीशंस को करना बंद कर देती है तब हमें यह पर्टिकुलर बीमारी या कमजोरी महसूस होती है, जिसमें खून में शुगर का कंटेंट यानी ब्लड में शुगर का कंटेंट बढ़ जाता है। ऐसे केस में ऐसी बीमारी से हम बच सकते हैं जब हम प्रॉपर डाइट प्लान को मेंटेन करें। पर आंकड़ा और भी खराब होता है तब जब हमें पता चलता है कि महिलाओं में यह बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज महिलाओं में इस बीमारी की वजह से प्रेगनेंसी में भी काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती है। एक आंकड़े के अनुसार अगर हम देखें तो 199 मिलियन महिलाएं इस दुनिया में इस बीमारी से पीड़ित हैं और वर्ष 2040 तक 313 मिलियन महिलाएं इस बीमारी से पीड़ित हो जाएंगी। हर साल 2.1 मिलियन लोग इस बीमारी की वजह से डेथ उनकी हो जाती है। ऐसे आंकड़े को देखें तो बहुत जरूरी है कि डायबिटीज के रिगार्डिंग अवेयरनेस को स्प्रेड किया जाए और इसीलिए 14 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे। ध्यान रखिएगा हमारे लिए पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंट नोट करने वाला है, वर्ल्ड डायबिटीज डे जो 14 नवंबर को मनाया जाता है। और इस साल महिलाओं को भी जोड़ते हुए डायबिटीज से इस बार इस दिवस को नाम दिया गया विमेन एंड डायबिटीज डे। कई जगह हमें देखने को मिला कि इसे विमेन एंड डायबिटीज डे का नाम दिया गया। फिलहाल इस साल हमें थीम भी इसका पता होना चाहिए। इसके थीम में भी विमेन एंड डायबिटीज अ राइट टू अ हेल्दी फ्यूचर इसका थीम रखा गया। विमेन एंड डायबिटीज अ राइट टू अ हेल्दी फ्यूचर इस साल का वर्ल्ड डायबिटीज डे का थीम था जो बनाया गया 14 नवंबर को। हमारा अगला इंपॉर्टेंट दिवस निकल के आता है 16 नवंबर। 16 नवंबर को बनाया जाता है नेशनल प्रेस डे। अगर हम बात करें तो यही फाउंडेशन डे है ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा वर्ष 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया गया था इस सोच के साथ कि भारत में प्रेस यानी अगर हम देखें न्यूज या प्रेस से रिलेटेड जितने भी नियम व कानून बने तो उसे मॉनिटर किया जाए। प्रेस जैसी चीज में एडल्ट्रेशन ना हो यानी मिलावट ना देखने को मिले, न्यूज कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से लोगों के पास पहुंचे, इसको में कोई बायसनेस ना हो, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इसे इन्फ्लुएंस ना कर पाए। इसी चीज को इंश्योर करता है हमारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके फाउंडेशन दिवस को हम नेशनल प्रेस डे के रूप में यानी 16 नवंबर 1966 को याद करते हुए हम हर साल 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। हमारा अगला सेक्शन निकल के आता है अपॉइंटमेंट्स यानी नई नियुक्तियां से। तो जानते हैं 15 नवंबर तक 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नई नियुक्तियां हुई हैं यानी न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए। अपॉइंटमेंट की सूची में हम सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बैंक की जो वर्ल्ड लेवल पे कई बैंकों के बीच में इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए नोन है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के एडवाइजर बॉडी के रूप में एक अगर हम जो कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट है और इसके एडवाइजर बोर्ड के मेंबर बने भारत के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर जिनका नाम है उर्जित पटेल। हमारा अगला अपॉइंटमेंट निकल के आता भारत के लीडिंग स्टॉक मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से बीएसई। जी हां, अगर हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं एक बहुत ही प्रख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनका नाम है सीथू रामनाथन रवि, यानी इसको शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहें तो एस रवि बन चुके हैं न्यू चेयरमैन ऑफ बीएसई। हमारा अगला अपॉइंटमेंट निकल के आता है एज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यूनेस्को की जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में। इसकी 11th डेप्यूटी जनरल के रूप में एक महिला निकल के आई है। ये यूनेस्को की दूसरी महिला होंगी जो डेप्यूटी जनरल का कार्यभार संभाल रही हैं। इनका नाम है, ये फ्रांस से ही है, इनका नाम है ऑड्रे ओजले। ऑड्रे ओजले की अगर हम बात करें तो ऑड्रे ओजले फ्रांस में कल्चरल और कम्युनिकेशन
मिनिस्ट्री को भी संभाल चुकी हैं फरवरी 2016 से मई 2017 के बीच में। अगर हम बात करें तो ये रिप्लेस करेंगी इरिना बोकोवा को, जो कि इससे पहले यूनेस्को की डिप्टी जनरल थी। आई रिपीट, हमारे लिए हमें पता होना चाहिए यूनेस्को की सेकेंड विमेन डायरेक्टर जनरल, यूनेस्को की सेकेंड विमेन डायरेक्टर जनरल बनी फ्रांस की 45 इयर्स ओल्ड ओजलो। अगर हम बात करें, पूरा नाम है इनका ऑन्ड्रे ओजले, ऑन्ड्रे ओजले। हमारा अगला अपॉइंटमेंट निकल के आता है एक सीनियर डेप्यूटी जनरल डायरेक्टर जनरल का। यहां हम बात कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है टर्म। टर्म की अगर हम बात करें तो टर्म की फुल फॉर्म निकल के आती है टेलीकॉम एनफोर्समेंट रिसोर्स मॉनिटरिंग। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो टेलीकॉम से रिलेटेड कई पर्टिकुलर चीजों को परचेज करती है और स्पेक्ट्रम या बैंडविड्थ से भी इन्वॉल्व है। अगर हम देखें तो 4G 5G के मामले में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने बहुत ही सुना होगा। अगर हम टर्म की बात करें तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इसकी फुल फॉर्म निकल के आती है टेलीकॉम एनफोर्समेंट रिसोर्स मॉनिटरिंग। टर्म डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आता है और इसके पहली सीनियर डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल जो महिला बनी है, ये तमिलनाडु को बिलोंग करने वाली महिला है। इनका नाम है एन पोंजुहली। ध्यान रखिएगा, मिसेस एन पोंजुहली भारत की पहली महिला डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल बनी है टर्म की। ये तमिलनाडु की रहने वाली है। हमारा अगला अपॉइंटमेंट निकल के आ रहा है एक स्पोर्ट्स से। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2017 नवंबर 19 से लेकर नवंबर 26 तक के बीच में होगा आईबा यानी AIBA विमेन यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप। आईबा विमेन यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो ये आसाम में गुवाहाटी नाम की शहर में होगा। इस चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो इसकी चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर या एम्बेसडर के रूप में निकल के आई हैं भारत की 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप रहने वाली और ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मैरी कॉम। ध्यान रखिएगा, MC मैरी कॉम is the brand ambassador or the ambassador of the upcoming IBA World Youth Championship। ये विमेन से रिलेटेड चैंपियनशिप है, तो यहां ध्यान रखिएगा IBA विमेन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप इसे हम कहेंगे। नवंबर 19 से नवंबर 26 के बीच में यह चैंपियनशिप होगी गुवाहाटी आसाम में। हमारा अगला अपॉइंटमेंट निकल के आता है अगेन फ्रॉम स्पोर्ट्स। अगर हम बात करें तो यह अपॉइंटमेंट निकल के आता है इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से। ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की अगर हम बात करें, जिसका हेडक्वार्टर द्वारका नई दिल्ली में है और जिसके प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल M पटेल। अब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में पुराने फुटबॉल के कैप्टन भास्कर गांगुली जी को ऑम्बुड्समैन बोर्ड में हेड बनाया गया। ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं भारत के फॉर्मर फुटबॉल कैप्टन भास्कर गांगुली जी को, जिनको ऑम्बुड्समैन बोर्ड यानी ऑम्बुड्समैन बोर्ड का हेड बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह एक्शन लिया गया और यहां एक नहीं दो नाम निकल के आते हैं। पहला नाम निकल के आता है भारत के फॉर्मर कैप्टन भास्कर गांगुली का और इसके साथ साथ YC कुरैशी का, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री और सेक्रेटरी इन द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में भी काम कर चुके हैं। ये दोनों इन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ऑम्बुड्समैन बोर्ड के मेंबर रहेंगे और उसे हेड भी करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। हमारा अगला सेक्शन निकल के आता है डिफेंस। नो डाउट, डिफेंस की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ पेपर्स में लगातार डिफेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमसे लगातार पूछे जा रहे हैं। ऐसे केस में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यानी संयुक्त सेना अभ्यास पिछले कुछ दिनों में लगातार काफी सुर्खियों में और ऐसी संयुक्त सेना अभ्यास से हमें सवाल मिल सकते हैं। तो डिफेंस से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को क्लब अप करते हैं अपने सेक्शन डिफेंस में। डिफेंस के सेक्शन में हमारे पास सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है निर्भय। अगर हम बात करें निर्भय, तो निर्भय एक क्रूज मिसाइल है। अगर पूरा कहूं तो निर्भय एक लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ध्यान रखिएगा, लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय को अभी DRDO के द्वारा टेस्ट किया गया चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में और इसलिए यह काफी सुर्खियों में है। निर्भय एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो यहां सबसोनिक हमें समझना पड़ेगा। सबसोनिक इज रिलेटेड विद द स्पीड ऑफ साउंड
और अगर हम साउंड की स्पीड में इसकी स्पीड को कंपेयर करें तो हमें पता होना चाहिए इस क्रूज मिसाइल की स्पीड 0.7 मैक होगी, क्योंकि स्पीड साउंड की मैक में नापी जाती है तो इसकी स्पीड भी 0.7 मैक होगी। अपनी तेज स्पीड रफ्तार की वजह से इसे रडार में डायग्नोज करना भी मुश्किल होगा और ये कम एलिवेशन में भी बड़ी आराम से उड़ सकती है। 300 किलोग्राम की कैपेसिटी ये अपने साथ कैरी कर सकती है और परमाणु हथियार। अगला डिफेंस में हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से। इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है संप्रति 7। ध्यान रखिएगा, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 7वीं बार हो रही थी भारत व बांग्लादेश के बीच में। यहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कंट्रीज, क्योंकि कंट्रीज हमसे पूछ ली जाती है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच की यह ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है संप्रति 7, जो कि मिजोरम के वेरिंगटी नाम के इलाके में हो रही है। भारत के जंगल्स में यानी जंगल वॉरफेयर स्कूल में ये पर्टिकुलर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है और इसका एम है टू कॉम्बैट टेररिज्म, यानी आतंकवाद के खिलाफ इसे किया जा रहा है। 13 दिन चलने वाली इस एक्सरसाइज में वहां के निवासी व इसके साथ साथ दोनों देशों की आर्मी एक दूसरे को सिखाएगी कि आतंकवाद के खिलाफ कैसे जंगल इलाकों में लड़ा जाए। यूनाइटेड नेशन में पीस रखने के लिए यह ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है। वर्ष 2011 में यह ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पहली बार हुई थी और हमें यहां सवाल यही पूछा जा सकता है जो आपको हाईलाइट भी कर लेना चाहिए कि यह ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में हुई थी। तो 2011 से यह ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है हर साल और यह ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 13 दिन की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इस साल भारत में वेरिंगटी मिजोरम में हो रही है। यह ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच की है। हमारी अगली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज निकल के आती है प्रबल दस्तक 2017। प्रबल दस्तक 2017 ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच की। अगर इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इस वक्त चल रही है, 14 दिन की ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। बकलो हिमाचल प्रदेश में ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। अगर इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में दोनों देश यानी अगर हम देखें तो कजाकिस्तान से कजाकिस्तान की आर्मी और भारत की तरफ से 11th गोरखा राइफल्स एक दूसरे को नए पर्टिकुलरली पैंट अगर हम देखें तो प्लेटून को स्ट्रेंथन करने की टेक्निक्स को सिखा रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे को किस तरीके से मजबूती से दुश्मन से लड़ा जाए ये चीज सिखा रहे हैं। कहां? बकलो नाम की जगह जो कि हिमाचल प्रदेश में। आई रिपीट, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है प्रबल दस्तक 2017 और ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में है? तो इंडिया आर्मी, इंडियन आर्मी एंड कजाकिस्तान आर्मी के बीच में। कहां हो रही है? बकलो हिमाचल प्रदेश में हो रही है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है इंदिरा नाम की एक ज्वाइंट इंडो रशिया ट्राई सर्विस एक्सरसाइज से। अगर हम बात करें इंदिरा की तो इंदिरा एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करें तो ये एक्सरसाइज इस साल रशिया में, ये पहली बार एक्सरसाइज रशिया में हो रही थी और ये वर्ल्ड इंदिरा इंडिया और रशिया से लिया गया है, जिसमें इंडिया का IND लिया गया इंडिया से और R और A रशिया से लेके बनाया गया वर्ल्ड इंदिरा नाम की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज या ट्राई सर्विस एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो इस बार इसका थीम था प्रिपरेशन एंड द कंडक्ट ऑफ ऑपरेशन बाय जॉइंट फोर्सेस फॉर सप्रेशन ऑफ इंटरनेशनल टेरर एक्टिविटीज एट द रिक्वेस्ट ऑफ होस्ट कंट्री अंडर UN मैंडेट। यानी ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फोकस कर रही थी, ये एक्सरसाइज ट्राई एक्सरसाइज फोकस कर रही थी फॉर द प्रिपरेशन एंड द कंडक्ट ऑफ ऑपरेशन, यानी कुछ ऐसे ऑपरेशंस या एक्टिविटीज पे जिससे हम इंटरनेशनल लेवल पे जो टेररिस्ट अटैक है उन पे कहीं ना कहीं काबू पा सकें, यानी उनको कंट्रोल कर सकें। ध्यान रखिएगा, इंदिरा नाम की ट्राई एक्सरसाइज ज्यादातर हर साल हमें देखने को मिलती है। किन दो देशों के बीच में? इंडिया एंड रशिया। इसी के साथ हम अपने इस शो का एंड करते हैं। इस शो के एंड में अब स्टार्ट करते हैं इस शो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, जो पूरे शो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने देखे हैं, हम इन सारे क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके सामने रख रहे हैं। तो आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई बैक करना है। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप अपनी फीडबैक और फॉलो, अगर हम देखें तो अपने फीडबैक्स और कमेंट्स को कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करना ना भूलें। आपके ऐसे कमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हम कोशिश करेंगे कि अगले से जितने भी हम पर्टिकुलर शोज लेके आए उसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव और ज्यादा प्रिसाइज बना सकें ताकि आप उसे आसानी से देख सकें। हम अपने शो को की फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो समय ना बर्बाद करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस।